फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी है एक खूबसूरत लड़की की इमोशनल कहानी। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक पारिवारिक कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं अपने दुल्हन के पास जाऊं, जो ना जाने कितनी देर से शादी के बाद सज धज कर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी उम्र 25 साल थी और मैं इस उम्र में हर लड़के की इच्छा होती है कि उसकी शादी हो जाए, और आज मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे घर में शादी का एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। छोटी छोटी लाइट से घर को सजाया गया था ताकि यह महसूस हो सके कि इस घर में कोई खुशी का माहौल चल रहा है। यह घर मेरा नहीं था, बल्कि मेरी एक भाभी लगती थी उसी का था। उनके पति का काफी सालों पहले देहांत हो चुका था और मेरी भाभी अकेली रहती थी और मैं भी अकेला था। इसीलिए भाभी ने मुझे कहा, तुम मेरा बेटा बनकर रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। भाभी मेरी माँ की सहेली थी और सगी बहनों की तरह दोनों में प्यार था। एक ही मोहल्ले में रहती थी और साथ खेलकर और पटकर बड़ी हुई थी, और यह साथ उनका मरते दम तक नहीं छूटा था। मेरी माँ के जाने के बाद मेरी माँ की यह सहेली मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी वह मेरी सगी मासी ही लगती थी। उन्होंने कहा, तुम मेरा बेटा बनकर मेरे पास रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मुझे भी एक घर की ज़रूरत थी और मासी को सहारा की ज़रूरत थी। इसीलिए मैं बिना झिझक उनके घर में रहने के लिए आ गया। मैं पिछले 5 साल से इस घर में रह रहा था। यहाँ पर मासी और उनके छोटी बेटी रहती थी। 3 साल पहले मासी की बेटी की उम्र 13 साल की थी और मैं उसे बच्चों की तरह ही समझता था, लेकिन वही 13 साल की बच्ची आज 16 साल की होकर मेरी दुल्हन के रूप में ही मेरे कमरे में बैठी हुई थी। वह कमरा जो मासी ने इस घर में मेरे नाम का रखा था और मैं 5 साल से इसी कमरे में रहता था, लेकिन मैंने कभी यह सोचा नहीं था कि मेरी शादी मेरी मुंह बोली मौसी के बेटी से हो जाएगी। वह अंदर कमरे में बैठी हुई थी और मैं बाहर टीवी चलाकर हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। माँ से शायद सोने के लिए चली गई थी और जो थोड़े बहुत मेहमान थे वह भी घर वापस चले गए थे, लेकिन मैं कसमकस में था कि कमरे में जाऊं या ना जाऊं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं एक 16 साल की लड़की के साथ पति पत्नी का रिश्ता कैसे निभाऊंगा। मुझे सोचते हुए ही अजीब लग रहा था कि मैं उस छोटी सी बच्ची के साथ, क्योंकि वह जैसे भी थी अभी बहुत ही कम उम्र थी और छोटी बच्ची ही थी, मैंने बस अपनी मासी के कहने पर यह शादी की थी। हाँ, अगर प्रीति थोड़ी सी बड़ी होती, वह 16 की जगह 18 या 19 साल की होती, तो फिर भी मैं शादी से खुश हो जाता है। लेकिन क्योंकि वह बहुत ही प्यारी लड़की थी और मुझे उसे शादी करने पर कोई एतराज़ ना होता। मुझे एतराज़ सिर्फ और सिर्फ प्रीति की कम उम्र होने पर था। उससे ज़्यादा मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन मासी ने कुछ इस तरह से जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया कि मैं इनकार ना कर सका। मैंने तो मासी से यह कह दिया कि मैं अभी प्रीति के साथ फेरे ले लेता हूँ, लेकिन विदाई बाद में कर देना। जब वह बड़ी हो जाएगी तब तक मैं अपने दोस्त के साथ लंदन चला जाता हूँ और वहाँ कुछ काम धंधा करूँगा, कुछ पैसे भी हो जाएंगे। उसके बाद आप विदाई कर देना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन मासी कहने लगी, नहीं, मुझे विदाई भी आज ही करनी है। मुझे विदाई वाली बात समझ नहीं आई। असल में तो हम एक ही घर में रहते थे। ऐसा नहीं था कि इस घर में दूसरे घर प्रीति को विदा होकर जाना था। विदाई से पहले मेरा मतलब यही था कि जिस तरह से पति पत्नी एक रिश्ते में बंध जाते हैं, एक दूसरे के होते हैं, वह शुरुआत हम अभी नहीं करेंगे। जब प्रीति बड़ी हो जाएगी तब करेंगे, यानी आज से 5-6 साल बाद, क्योंकि मैं इतनी छोटी सी लड़की से शादी करने को कानूनी जुर्म समझता था और यह वाकई कानूनी जुर्म ही था। इसलिए खामोशी से मासी ने मेरी शादी करवा दी, वरना अगर बात पुलिस तक पहुंच जाती है तो पुलिस हमारे घर आ जाती, क्योंकि इस मामले में कानून भी बहुत सख्त हो चुका है। इस शादी को लेकर मैं काफ़ी हद तक डरा हुआ भी था। मेरा फ्यूचर भी शादी की वजह से खराब हो सकता था। अगर किसी ने पुलिस में जाकर या कोर्ट में जाकर बता दी कि मैंने एक कम उम्र की लड़की से शादी की है, तो यकीनन मुझे कोई ना कोई सज़ा तो मिल ही जाती। यही सब सोचकर और उदास होकर सोफे पर बैठा हुआ था कि मेरी मासी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वह बाहर आ गई और मेरी तरफ
ध्यान से देखने लगी और मुझसे कहने लगी, तुम अभी तक अपनी दुल्हन के पास नहीं गए हो, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। मासी के मुंह से यह बात सुनकर मुझे ना जाने क्यों अजीब लगा था। मैं अपने दिमाग में सवाल का जवाब सोच रहा था कि मासी को क्या जवाब दूं। मैं उनसे क्या कहता कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता। यह कहकर मैं मासी से नजरें चुरा लिया। अगर वह वाकई में दुल्हन बनने के काबिल होती है तो मुझे जाने में कोई एतराज नहीं था, लेकिन वह तो एक छोटी सी 16 साल की बच्ची थी और उसकी उम्र तो गुड़ियों से खेलने की थी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मासी ने कहा, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी दुल्हन के पास जाना होगा। मैं बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी तुमसे की है, अब इस तरह से तुम मेरी बेटी को धोखा नहीं दे सकते हो। मासी की बात पर मैं हैरान हो गया। यह धोखा देने वाली बात कहाँ से आ गई? वह शायद मेरी बात समझते हुए भी नहीं समझ पा रही थी। मजबूरन मुझे वहां से उठना पड़ा और प्रीति के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा प्रीति पूरे दुल्हन के रूप में तैयार होकर सिर झुकाए बैठी थी। मुझे ना जाने क्यों प्रीति को देखकर बहुत दुख हुआ था। वह छोटी सी बच्ची थी और मासी की जिद की वजह से हम दोनों इस रिश्ते में बंध गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा जब तक कि वह 18 साल की नहीं हो जाती। मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगा। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बैठा नहीं था। मैंने उससे कोई बात नहीं की। वह सर झुकाए बैठी थी। वह इस समय इतनी हसीन लग रही थी कि मैं उसके हुस्न को शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। उसकी उम्र 16 साल थी, लेकिन उसका मेकअप कुछ इस तरह से किया गया था कि वह अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। लेकिन मेकअप से क्या होता है, वह तो इतनी बड़ी नहीं थी, ना वह छोटी ही थी, और मैं कैसे उसके साथ कोई रिश्ता बना सकता था। मैंने खामोश से तकिया उठाया और सामने सोफे पर जाकर सोने लगा। तो उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा, फिर थोड़ी देर बाद बोली कि आप बेड पर ही सो जाइए, सोफा तो बहुत छोटा है और आप तो अच्छे खासे लंबे हैं, आपको सोने में परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि वह छोटी सी थी, लेकिन बात उसने बड़ों जैसी कर दी थी। मुझे लगा कि वह मेरे करीब आने से घबरा जाएगी, इसीलिए मैं सोफे पर सोने का फैसला कर लिया था। लेकिन जब वह खुद कह रही थी कि उसे किसी तरह का कोई डर नहीं है, तो फिर मुझे भी आराम की ज़रूरत थी। मैंने तकिया वापस अपनी जगह पर रखा और आंखें बंद करके लेट गया। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरा दिमाग जागा हुआ था। मैंने महसूस किया था कि प्रीति अभी तक बैठी हुई थी, और क्या वह मेरे इंतजार में बैठी हुई थी? मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वह मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम जाकर या भारी भरकम कपड़े बदलकर कोई कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि मेरी बात सुनकर प्रीति नाराज हुई थी। हालांकि मेरी बात सुनकर उसको खुश हो जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो उसे इस रिश्ते के बारे में जानकारी नहीं होगी। इतनी छोटी सी तो ही थी। फिर थोड़ी देर बाद वह ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसने अपने कपड़े बदल लिए और मेरे बराबर लेट गई, तो मैंने उठकर लाइट ऑफ कर दी। लेकिन सोते समय मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था कि वह बार बार नींद में मेरी तरफ आ रही है। मैं बार बार उसे फिर से उसकी जगह पर आराम से धकेल देता, लेकिन वह फिर से घसक कर मेरे करीब आ जाती। वह शायद नींद में थी या उसको ज़्यादा नींद में इधर उधर करवट बदलने की आदत थी। वह तो नींद में यह हरकत कर रही थी, लेकिन मैं तो जाग रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं जाग रहा था, उसकी यह हरकत मेरे जज्बातों को भी जगा रही थी। एक बार तो वह मेरे इतने करीब हो गई कि मेरे दिल की धड़कनों में शोर मच गया था। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मेरे सामने एक लड़की थी, वह भी मेरी पत्नी थी, और मैं उस पर पूरा हक रखता था कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मैं इस तरह का रिश्ता बनाऊं, और यह कानूनी जुर्म भी था। कल को अगर पुलिस को इस शादी की खबर हो जाती तो प्रीति के मेडिकल चेकअप के बाद मुझे कोई न कोई सज़ा जरूर होनी थी, क्योंकि साबित हो जाता कि बेशक मैंने सिर्फ उससे शादी ही नहीं की, बल्कि उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता भी कायम किया है। और मैं यही सोच रहा था, इसीलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं उससे दूर ही रहूं। इसीलिए मैंने प्रीति को खुद से अलग किया और दूसरी तरफ करवट बदल कर लिया।
सारी रात मैं बेचैन ही रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बहुत देर से खुली थी। मैंने देखा प्रीति अभी तक सो रही है। मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया और सारा दिन बेचैन ही रहा। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी प्रीति को लेकर। मैं कैसे उसके साथ इतने साल एक ही कमरे में गुजार सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं प्रीति की माँ से बोलूँगा कि हमारा कमरा अलग अलग कर दे जब तक कि वह 18 साल की नहीं होती। प्रीति एक ऊंचे लंबे कद की लड़की थी और बेहद खूबसूरत थी। वह 15 साल की लड़की नहीं लगती थी, 18 साल की लगती थी। खूबसूरत इतनी थी कि किसी गुड़िया की तरह लगती थी, लेकिन मैं तो उसे हमेशा बच्चों की तरह ही समझता था। मैं ज़्यादा प्रीति से बातचीत नहीं किया करता था। मैं 3 साल से इस घर में ऐसे रह रहा था जैसे मैं इस घर में मौजूद ही नहीं हूँ। मैं सारा दिन लगभग घर से बाहर ही रहता था और सिर्फ खाने और सोने के लिए ही घर आता था, या फिर मासी कोई काम देती तब उनके लिए सौदा वगैरह लाने के लिए घर आ जाता था, या बिजली का बिल जमा करना होता या गैस भरवानी होती तो ऐसे ही छोटे मोटे कामों के लिए मासी मुझे बुलाया करती थी और मैं उस समय घर आ जाया करता था। मैं बिना मतलब घर पर बैठने वाले लड़कों में से नहीं था। नौकरी की तलाश में मैं घर से बाहर निकलता था। मुझे नौकरी तो नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ न कुछ काम जरूर करता था ताकि कुछ पैसे हाथ आ सके। मासी के घर मेरी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही थी। एक दिन मासी ने मुझसे एक ऐसी जिद कर दी कि मैं ख्याल भी नहीं कर सकता था। मासी की तबीयत तो थोड़ी खराब हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मासी की इस बात पर मैं हैरत में डूब गया था, क्योंकि उनकी बेटी प्रीति सिर्फ 14 साल की थी और मैं कैसे छोटी बच्ची से शादी कर सकता था। मेरी उम्र इस समय 25 साल थी और वह मुझसे पूरे 11 साल छोटी थी। लेकिन मासी ने तो जैसे उसको बहुत बड़ी समस्या बना लिया और रोना शुरू कर दिया। काफ़ी दिन तक मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती रही। मना करते हुए भी मुझे बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं 5 साल से मासी के घर में पल रहा था, खा पी रहा था और मुझे रहने के लिए छत मिली हुई थी। यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना थी। मासी के अलावा मेरे पास मामा का घर था और वहाँ मुझे दिन रात बेइज्जत किया जाता था। हर समय मेरी इंसल्ट की जाती थी। मुझे निकम्मा नकारा कहकर हर समय मेरा दिल जलाया जाता था। उसके उल्टा मैं यहाँ सुकून से रह रहा था। मैं इसी कोशिश में लगा हुआ था कि कुछ न कुछ कारोबार शुरू कर लूँ, और जब तक मेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा खासा पैसा नहीं आ जाता तब तक मैं मासी के घर पर ही रहूँगा। और जब पैसे में थोड़े बहुत ऑनलाइन कामों से कमा रहा था और कोचिंग से कमा रहा था, उनको मैं अपने पास सुरक्षित रखना चाहता था ताकि ज़्यादा पैसे जमा हो सके तो मैं अपना कोई कारोबार शुरू कर सकूं और उसके बाद अपना कोई छोटा मोटा घर ले लूं, नहीं तो किराए का घर ही ले लूं, लेकिन अपने रहने का इंतज़ाम कर लूं। लेकिन मैं इतनी जल्दी खर्च नहीं कर सकता था। मैं तो खाने पीने की चीज़ों में भी खर्चा नहीं करता था। खाना पीना भी मेरे मासी के ऊपर था। अपने खाने पीने का खर्चा तो मैं कमा ही लेता था, लेकिन मैं उसको भी संभाल कर रखता था। यह मेरी मासी ही थी जिसने मुझे सहारा दिया, मुझे कभी निकम्मा होने का ताना नहीं दिया और मुझे बगैर दिल दुखाए अपने पास रखा। मामा के घर में मुझे खाना तो मिलता था, लेकिन यह खाना खाने के लिए मुझे 1000 बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन अब मासी ने मेरे सामने ऐसी बात रखी थी कि जिसे मैं ना स्वीकार कर पा रहा था, नहीं इनकार कर पा रहा था। मासी की मुझ पर इतने एहसान थे कि इन्हें इनकार कर ही नहीं सकता था, लेकिन यह मामला इतना नाजुक था कि मैं हाँ भी नहीं कर पा रहा था। अगर मैं इनकार कर देता तो यकीनन मासी का दिल टूट जाता। वैसे भी वह अभी इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही थी, उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें कोई भी सदमा देने से मना किया था और मैं उन्हें कोई सदमा देना नहीं चाहता था। अगर मेरी वजह से मासी को कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता। दूसरा, मेरी इस बात से मासी का दिल दुख सकता था। वह मुझे इस घर से निकाल भी सकते थे या फिर शायद वह मुझे अपने घर में रख भी लेती, लेकिन मैं उनसे नजरों में लाने के काबिल ना रहता।
बहुत सोचने के बाद मैं उनकी बेटी से शादी करने की बात मान लिया, लेकिन मेरी शर्त यह थी कि विदाई 5 साल के बाद ही होगी। लेकिन मासी की बात सुनकर मेरे सर पर धमाका हुआ जब उन्होंने कहा कि उन्हें विदाई भी साथ ही करनी है। मैंने कहा, ऐसे भी कोई मुसीबत नहीं आई है कि जल्दी विदाई हो। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा और भगवान की कृपा से आप अब बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा। तो मासी ने कहा, कुछ भरोसा नहीं है कि कल को तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ जाए और तुम मेरी बेटी को छोड़ दो और दूसरी लड़की के पीछे लग जाओ, क्योंकि अब तुम भी जवान खून हो। कोई भी लड़की तुमको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा सकती है और फिर तो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम सोचोगे कि एक शादी ही तो है, तुम्हारे बीच कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है और ना बच्चों की जोड़ है जो तुम्हें बांध कर रखेगी। इस रिश्ते को ख़त्म करना तुम्हारे लिए आसान है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी विदाई भी हो जाए और तुम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लग जाओ। मासी ने तो हर तरफ से मेरा रास्ता बंद कर दिया था। उनकी बात भी अपनी जगह सही थी, बल्कि अगर मैं कहूँ कि उनका डर अपनी जगह सही था कि हर माँ को यह डर होता है कि उसकी बेटी का क्या फ्यूचर होगा। और प्रीति छोटी थी और मुमकिन था कि मैं किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर किसी और से शादी कर भी सकता था, क्योंकि मुझे आए दिन काम के सिलसिले में लड़कियों का सामना करना पड़ जाता था। ऑनर लाइन भी मेरी काफ़ी स्टूडेंट लड़कियाँ थी जिसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती भी थी। हो सकता था कि उनमें से कोई मुझे अच्छी लग जाए और मेरा इरादा बदल जाता। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैं प्रीति से शादी की हाँ कर दी और विदाई के लिए भी तैयार हो गया था, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल रहने की कोई जगह नहीं थी। जितने पैसे मैं जमा कर चुका था वह घर लेने के लिए काफ़ी नहीं थे, और अगर घर ले भी लेता तो फिर खाना पीना कहाँ से होता। सारी बातों का ध्यान में रखते हुए मैंने प्रीति से शादी में ही भलाई समझी और इसी को अपनी किस्मत समझ लिया। सोचा बस कुछ साल इंतज़ार करता हूँ, वह बड़ी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊँगा। बस ठीक है, ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी प्रीति के साथ। या फिर यह भी हो सकता है कि बड़ी होकर प्रीति का दिमाग बदल जाए और वह खुद ही शादी के लिए इनकार कर दे, क्योंकि मैं उससे पूरे 11 साल बड़ा था। अगर वह ऐसा करती तो मेरे लिए आसान हो जाती और मेरा रास्ता साफ हो जाता। लेकिन प्रीति की हरकतें तो मुझे कुछ और ही बता रही थी। वह इतनी भी छोटी नहीं थी जितनी छोटी मैं उसे समझ रहा था। मैंने महसूस किया था कि बहाने बहाने से वह मेरे करीब होने की कोशिश करती है। फिर मुझे लगा कि यह शायद मासी की सिखाई हुई है कि उन्होंने ही प्रीति को यह समझाया होगा कि किसी तरह वह मुझे पति पत्नी वाला रिश्ता बना ले, ताकि जल्दी ही प्रीति उम्मीद से हो जाए और हम दोनों में एक मजबूत डोर में बन जाए। मुझे मासी की इस सोच पर अफसोस हो रहा था। उन्हें अपने बच्चे की सेहत की चिंता नहीं थी, बस उसका फ्यूचर सुरक्षित करना था। मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मेरा यह ख्याल भी गलत साबित हो गया कि मासी की पढ़ाई हुई है। मैंने महसूस किया कि प्रीति तो खुद इस टाइप की है, उसका दिमाग वक्त से पहले बड़ा हो गया है। वह हर समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है और शायद उसे इस रिश्ते के बारे में सब कुछ मालूम था और उसके अंदर जज्बात पैदा हो गया था और मैं उसका पति था। इसीलिए वह सोच रही थी कि जल्द से जल्द मैं उसके करीब आ जाऊं। इस उम्र में लड़कियों में हार्मोन के बदलाव शुरू हो जाते हैं और उन्हें यह इच्छा बहुत ज़्यादा हो जाती है कि कोई लड़का उनके बहुत करीब हो जाए। यह उम्र लड़कियों की बहुत ही नाजुक उम्र होती है। कहते हैं इस उम्र में लड़कियों को माँ बाप के केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ऐसे में उनके ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो वह अपनी राह में भटक जाती है, और प्रीति भी उसी उम्र से गुजर रही थी। उसके अंदर बदलते हार्मोन्स उसे तंग कर रहे थे। शायद प्रीति को यह इच्छा थी कि मैं उसके करीब जाऊं और एक रिश्ता कायम करूं, और इसलिए वह बेधड़क मेरे सामने आ जाती थी। रात में हम एक ही बेड पर सोते थे तो वह मेरे करीब आ जाती, अच्छे से तैयार होकर, और मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती थी। वह अभी सिर्फ 11वीं क्लास में थी। मैं जब उसे स्कूल छोड़ने जाता तो वह मेरी बाइक पर मुझसे चिपक कर बैठने की कोशिश करती थी। मैं उसे कहता, पीछे हटकर बैठो। तुम कुछ देर के लिए पीछे हो जाती और फिर दोबारा से मेरे करीब हो जाती।
मेरे दिल की धड़कनों में तूफान मच जाता था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल करता था। मुझे उसकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। कानूनी तौर पर भी मैं कुछ डरा हुआ था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। यह कानूनन जुर्म है, और अगर किसी ने मेरी कंप्लेन कर दी तो मैं जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकता हूँ। कुछ दिनों में मैंने देखा प्रीति की दिमागी हालत एक दिन बदन अब खराब हो जाती जा रही है। उसे इस बात की परेशानी थी कि मैं उसके करीब नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई जब उसने खुद ही मेरी बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश की। शायद उसको खुद पर कंट्रोल नहीं रहा था और वह मेरे सीने से लग गई। मेरे शरीर में भी जैसे आग लग चुकी थी, लेकिन मुझे प्रीति की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था और इसी गुस्से में मैंने उसे झटका दिया तो वह रोने लगी। बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? मैंने उससे कहा, पहले अपनी उम्र देखो फिर ऐसी बात करो। मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल था। मैंने उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया था। ना जाने कितनी बुरी बात सुनाई और घर छोड़कर चला गया। 2 दिन तक घर से बाहर ही रहा और अपना मोबाइल भी बंद कर दिया, और यह 2 दिन में अपने दोस्त के घर पर रहा। मैं दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान था। घर वापस आया तो मासी बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओगी, यही डर था मुझे। मैंने देखा कि प्रीति का रंग पीला पड़ा हुआ है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। वह शायद मेरे घर छोड़कर जाने की वजह से बहुत ही परेशान थी। मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैं मासी से बहाना कर दिया कि मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। मुझे प्रीति को चुपचाप सी लग रही थी। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मुझे उससे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वह बच्ची है, अभी बहुत ही नाजुक उम्र से गुजर रही है और उसे अभी प्यार से समझाना चाहिए, गुस्से से नहीं। मैं कमरे में गया तो प्रीति अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी, क्योंकि उस दिन मैंने गुस्से में उसे बहुत कुछ सुना दिया था। उस दिन मैंने गुस्से से मैं यह भी कह दिया था कि तुम आज के बाद मेरे साथ बेड पर नहीं सोगी, वरना मैं कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे अपनी बात याद आई तो मैंने प्रीति को पुकारा। मेरे पुकारने पर वह एकदम से डर गई थी। वह कहने लगी, प्लीज कमरे से बाहर मत जाइएगा, मैं सोफे पर ही सो जाया करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ था। मैंने गहरी सांस भरी, उठकर प्रीति के पास आया, उसका हाथ थामा और उसे बेड पर बैठा दिया। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में तुमसे कुछ गलत बोल गया। मेरी जरा सी नरमी पाकर वह रोने लगी। रोते हुए मेरे साथ लग गई। मैं उसे चाहकर भी खुद से पीछे नहीं कर पाया था, बल्कि उसे और अपने साथ लगा लिया। वह सिसकियों से रो रही थी। कहने लगी, मुझे पता है कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। मम्मी के मजबूर हो करने पर आपने मुझसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मैं उसका चेहरा ऊपर किया। मैंने कहा, तुम मुझे नहीं लगती, बल्कि अच्छी लगने लगी हो। अब तुमसे दूर रहना मुझे मुश्किल लगने लगा है और तुम्हारे पास मैं आ नहीं सकता, क्योंकि तुम बहुत कम उम्र हो। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मैंने आज उसे अपना हर डर बता दिया था। मुझे लगा यह सुनकर उसे सुकून हो जाएगा, लेकिन वह तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी और किसी गहरी सोच में डूब गई थी। समय कुछ और आगे बढ़ा तो प्रीति का पेट फूलने लगा। उसकी रंगत भी पीली पड़ने लगी थी। मासी भी उन दिनों कुछ चुप चुप सी थी, काफ़ी बीमार भी रहने लगी थी। मैं मासी से प्रीति के बारे में कहा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाए, तो मासी कहने लगी, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी, उसे दवा दे रही हूँ, ठीक हो जाएगी। मासी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उनके सीने से फिर से तेज दर्द उठा था। मैं जब तक उन्हें अस्पताल लेकर गया वह दम तोड़ चुकी थी। यह सदमा प्रीति के लिए भी बहुत बड़ा था। उस समय मैंने ही उसे भला था, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि उसका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा है। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और जो कुछ मुझे बताया, मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर कहने लगी, आपकी पत्नी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूमकर रह गया था। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था और उसे बच्ची समझकर उसके पास नहीं जाता था, वह कम उम्र में ही यह गुल खिला बैठी थी और अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी। मासी की ज़बरदस्ती अब मुझे समझ आई थी। प्रीति का मेरे करीब आना मुझे अब समझ आया था। मेरी अकल हैरान थी, इतनी सी उम्र में प्रीति यह सब
कैसे कर सकती थी? डॉक्टर कहने लगी आपकी पत्नी बहुत कम उम्र है, उसका बहुत ख्याल रखें वरना डिलीवरी में बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं जब घर वापस आया तो प्रीति को कमरे में ले गया, उसे बेड पर ले जाकर पटक दिया। मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि इतनी सी कम उम्र में तुम यह सब कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें और मासी को मैं ही मिला था तुम्हारा यह पाप छुपाने के लिए। वह रोने लगी, कहने लगी मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे ऑटो ड्राइवर ने जबरदस्ती मेरे साथ यह कहकर वह से सक कर रोने लगी। कहने लगी मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन डॉक्टर ने एबॉस से मना कर दिया था कि मैं अभी बहुत कम उम्र है और तकलीफ सह नहीं सकती। मैं यह सुनकर सर पकड़कर बैठ गया था। प्रीति कहने लगी मुझे तलाक मत दीजिएगा, बेशक आप दूसरी शादी कर ले, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़िएगा। मेरा कोई दोस्त नहीं है। वह मेरे कदमों में बैठी हुई थी, लेकिन मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसने और उसकी माँ ने मुझे जो धोखा दिया था वह मुझे सहन नहीं हो रहा था। मैं उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकल आया। हमेशा हमेशा के लिए मैं काफ़ी दिनों से लंदन जाने की तैयारी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं प्रीति को उसकी माँ के पास छोड़कर लंदन चला जाऊंगा और 4 से 5 साल बाद आऊँगा। तब तक प्रीति लगभग 20 या 21 साल की हो जाएगी और फिर मैं उसके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करूँगा। लेकिन आज जो सच मेरे सामने खुलकर आया था वह मेरी हस्ती को हिलाकर रख दिया था। लंदन जाने के मेरे सारे पेपर तैयार थे। मैं अगले दिन ही प्रीति को बिना बताए लंदन चला आया। उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था कि वह एक अकेली कम उम्र लड़की है जो कि माँ बनने वाली थी, और अभी तो उसके पास उसकी माँ भी नहीं थी। वह बिल्कुल अकेली थी। उसका क्या होता मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उस समय मैं बस गुस्से में था और गुस्से में यह फैसला मैंने कर लिया था। मैं उसे छोड़कर लंदन आ गया और काम की तलाश में लग गया। कुछ महीनों बाद मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी और मैं अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। मुझे नहीं पता मेरे पीछे से प्रीति का क्या हुआ था, लेकिन जो कुछ मैंने किया था शायद गलत किया था और यह एहसास मुझे चैन नहीं लेने देता था। मैं रातों को उठकर बैठ जाता। प्रीति का ख्याल मुझे परेशान करता था और यूं ही वक्त गुजरता रहा और 2 साल बीत गए और 2 साल के बाद मैं हिंदुस्तान वापस आया था, क्योंकि मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वह ख़त्म हो गया था और मुझे 2 महीने की छुट्टियां मिली हुई थी। सच कहूँ तो मैं सिर्फ प्रीति के खातिर हिंदुस्तान आया था, वरना हिंदुस्तान में मेरा था ही कौन। मेरा दिल इन 2 सालों में बहुत बेचैन रहा था और मेरा जो 2 साल का एग्रीमेंट था उसके ख़त्म होते ही मैं सीधा हिंदुस्तान आया था। मैं एक बार अपनी आंखों से देख लेना चाहता था कि प्रीति ठीक है या नहीं, उसके बाद मैं चिंतित हो जाऊंगा। लेकिन घर आकर जो मैंने देखा मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या वह वाकई प्रीति थी? एकदम हड्डियों का ढांचा। वह सामने सोफे पर पड़ी हुई थी, चेहरा ऐसा जैसे कि किसी ने पीला रंग लगा दिया हो। हाथ पैर सूख कर लकड़ी के समान हो गए थे। मैं तड़प कर उसके पास पहुंचा था। उसने आंखें खोलकर मुश्किल से मुझे देखा था। मुझे देखकर शायद उसे विश्वास नहीं आया था। उसने मुझे छूकर महसूस किया। मैंने कहा प्रीति, हाँ मैं ही हूँ। और फिर उसकी आंखों से आंसू बह चले थे। वह रोने लगी और बोली तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत तकलीफ सही हूँ। पता नहीं भगवान ने अब तक मुझे जिंदा ही क्यों रखा है, वरना शायद मैं मर तो अभी नहीं दिन उसी दिन जाती जब मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। वह तकलीफ याद करती हूँ तो अब भी सहम जाती हूँ। उस समय मुझे तसल्ली देने वाला कोई भी अपना नहीं था। वह अपनी आप बीती बात सुना रही थी और मैं बस उसे सुन रहा था। वह कहने लगी तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं था। पापा की जो पेंशन आती थी उससे मैं अपना खर्चा चला जा रही थी, लेकिन जिंदगी जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। बस मर जाने की दुआएं मांगा करते थे। मैं तुम्हें इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती, क्योंकि तुम्हारे साथ भी धोखा ही हुआ था, लेकिन शायद गलती इसमें मेरी भी नहीं थी। जो कुछ हुआ मेरे साथ हुआ वह जबरदस्ती किया गया था। मैं उसे बाहों में उठाकर अस्पताल लेकर भागा था। उसके सारे चेकअप होने के बाद पता चला कि उसे टीबी हो गया था। मैं उससे अपने साथ लंदन ले आया और वहीं उसका इलाज करवाने लगा। पूरे 2 साल लगा था उसे बिल्कुल ठीक होने में।
मैंने उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ किया मैंने गुस्से में कदम उठाया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रीति का दिल वाकई बहुत बड़ा था, उसने मुझे माफ़ कर दिया। उस दिन दिल से मैंने प्रीति को अपनी बाहों में भरा था। उस दिन के बाद मैं प्रीति को सच्चे दिल से अपनी पत्नी माना था और अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश था। आज मेरी और प्रीति की शादी को 3 साल हो गए हैं और मेरी पत्नी ने बहुत ही खूबसूरत जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। आज मैं और प्रीति दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, अपनी लाइफ में कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला अक्सर गलत होता है। तो फैसला हमेशा सोच समझ कर लेना चाहिए। कैसा लगा यह इमोशनल कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।